आज हम दूसरी इकाई का पाठ 5वां खेती से आई तब्दीलियाँ यह देखने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। परिचय। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद में हुआ था। आपकी मृत्यु 17 मई 1964 को हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आप एक चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक थे। आपने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आपने विज्ञान तथा और अन्य शाखाओं के विकास को प्रोत्साहित भी किया है। तो बच्चों, चलिए आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा पत्र यानी खेती से आई तब्दीलियाँ इस पाठ को समझ लेते हैं। यह पाठ यानी यह पत्र पंडित जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा है। इसमें मानव का आदिम अवस्था से लेकर आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब तथा बचत प्रणाली के बारे में भी समझाया है। तो बच्चों, तब्दीलियाँ यानी बदलाव, परिवर्तन। मनुष्य ने जब से खेती शुरू की तब से जो परिवर्तन हुआ, जो बदलाव हुआ, इसी की जानकारी लेखक ने अपनी बेटी इंदिरा को इस पाठ में दी है। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बांटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ लोग खेती करते और हल चलाते। जो जो दिन गुजरते गए, आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। इस परिच्छेद के माध्यम से शुरुआत में ही लेखक ने अपनी बेटी को प्रिय बेटी इंदिरा ऐसा कहकर ही इस पत्र की शुरुआत की है। लेखक आगे कहते हैं, पिछले खत में कामों को अलग अलग करने के उपाय बताए थे। शुरुआत में आदमी सिर्फ शिकार करके अपना पोषण करता था। तब बहुत सारे काम नहीं थे। शिकार करने से थोड़ा बहुत खाना मिलता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों में काम बांटने शुरू हो गए थे। जैसे कि मर्द शिकार करता था और औरतें बच्चों और जानवरों को संभालती थी। आदमी ने खेती करना सीखा तो नई नई बातें तैयार हो गई थी। खेती करते करते लोग अलग अलग काम करने लगे थे, जैसे कि शिकार करना, खेती करना और अन्य पेशे में लोग काम करने लगे थे। तो बच्चों, हमें इस परिच्छेद में यह समझ आता है कि शुरुआत में लोग सिर्फ शिकार करते थे, बाद में धीरे धीरे वह अन्य कामों में उलझ गए थे। चलिए बच्चों, अब हम दूसरा परिच्छेद देखेंगे। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने, लोग इनमें आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। शिकार हर एक जगह मिल जाता था।
इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों के चराने के लिए चरागाहों की ज़रूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद ज़मीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना ज़रूरी हो गया। ज़मीन को जोतकर बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। बच्चों, इस दूसरे परिच्छेद में लेखक ने हमें यही बताना चाहा है कि खेती की शुरुआत कैसे हुई। अब हम दूसरे परिच्छेद में क्या बताया है यही देखने जा रहे हैं। खेती करने के कारण गांव और छोटी बस्तियां बनने लगी थी। लोग अब आबाद होने लगे थे। खेती के कारण लोग एक जगह ही रहने लगे थे। जमीन जोतना, बोना, लगातार काम करना उनका शुरू हो गया था। इसी तरह गांव और शहर तैयार हो गए थे। लेकिन खेती के पहले लोग सिर्फ शिकार के लिए घूमते थे, खाना ढूंढने के लिए घूमते थे। उनका इधर उधर घूमना चालू ही रहता था, जानवरों को चराना। इन कारणों के कारण वह एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। इसी तरह मनुष्य में बदलाव होता गया, लेकिन खेती के कारण उसे एक ही जगह ठहरना जरूरी हो गया था। यही इस परिचय द्वारा लेखक ने हमें और इंदिरा जी को बताने की कोशिश की है। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। खेती से ज़मीन में अनाज करना, सारे दिन शिकार खेलने से ज़्यादा आसान था। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था कि वे एकदम खा नहीं सकते थे। इसे वे सुरक्षित रखते थे। एक और मज़े की बात सुनो। जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम। किसी तरह पेट भर लेता था। उसके पास बैंक न थे जहाँ वह अपने रुपए और दूसरी चीज़ें रख सकता था। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज़ शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज़्यादा ही मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। यहाँ तीसरे परिच्छेद द्वारा लेखक बेटी इंदिरा को बताना चाहते हैं कि खेती के कारण लोग की ज़िंदगी बहुत आराम से बीतने लगी थी। साथ ही साथ शिकार करना यह बहुत ही मुश्किल था, लेकिन खेती करना यह बहुत आसान था। खेती से तैयार जो अनाज होता था वह अनाज सुरक्षित रखकर वह साल भर तक खा सकते थे। पहले शिकार से जैसे तैसे उनका पेट भरता था, लेकिन अब खेती से ऐसा नहीं था। खेती से जो थोड़ा बहुत तैयार अनाज होता था वह अनाज वह संभाल कर रख सकते थे और बहुत दिनों तक उसे खा सकते थे। यहाँ बहुत सारा अनाज होने की वजह से मेहनत करना थोड़ा सा कम भी हो गया था। यही मज़े की बात है, ऐसा वह अपनी बेटी को भी कहते हैं। इसके द्वारा हमें यही बात समझ में आती है कि खेती बहुत ही आसान थी, शिकार करना बहुत ही मुश्किल था। तो चलिए बच्चों, अब हम अंतिम परिचय देखेंगे।
लेखक यहाँ आगे कहते हैं, तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहाँ लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बार ही खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसे वे बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, और जिनके जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब है। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपये आता कहाँ से है। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। कितना बुरा इंतज़ाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण ही दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था। यह जमा कर लिया जाता था। उस जमाने में न रुपए थे न बैंक। जिसके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊंट या अनाज होता था वही अमीर कहलाते थे। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। इस अंतिम परिच्छेद में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा को बताते हैं कि बेटी, तुम जानती हो कि आज बैंक है। लोग अपने रुपए वहाँ रखते हैं, चेक से निकाल सकते हैं, पर पहले ऐसे नहीं था। अब सब रुपया कहाँ से आता है यह तुम जानती हो, समझती हो। तुम अगर ध्यान दोगी तो यह समझ सकोगी कि खेती और अन्य पेशे द्वारा मिला रुपया बैंक में रखकर लोग अमीर बनते जा रहे हैं, और जिनके पास पैसे नहीं हैं वे गरीब हैं। अब आपको भी समझ में आया ही होगा कि जो व्यक्ति ज़्यादा काम नहीं करता वो पैसे की बचत करता है, दूसरों द्वारा काम करा के खुद अमीर होता है। इसके बजाय जो बहुत मेहनत करता है, पसीना बहाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं आता, यानी वह गरीब ही रहता है। यही बहुत बुरा इंतज़ाम है, यही बात बहुत बुरी है। ऐसा नेहरू जी अपनी बेटी को भी बताते। इसी कारण लोग समझते हैं कि आज दुनिया में अमीर गरीब यह भेद बहुत ही बढ़ गया है। अमीर अमीर बनते जा रहा है तो गरीब गरीब ही बनता जा रहा है। आखिर में नेहरू जी अपनी बेटी को यह भी कहते हैं कि यह सारी बातें समझने के लिए तुम अभी बहुत ही छोटी हो, इनमें तुम मत ध्यान दो। थोड़े ही दिनों में तुम्हें यह सारी बातें समझ जाओगी। यह सारी बातें तुम समझ जाओगी, ऐसा भी वह अपनी बेटी को कहते हैं। अभी तुम्हें इतना ही समझना है कि खेती द्वारा जो ज़्यादा खाना अनाज मिलने लगा, वह सारा अनाज खाना वह एकदम से मनुष्य खा नहीं सकता था, वह उसे जमा करके रखता था। तब उस जमाने में न रुपए थे न बैंक थे, लेकिन जिसके पास बहुत सारी गायें थी, भेड़ें थी, ऊंट थे और बहुत सारा अनाज था, वही व्यक्ति अमीर कहा जाता था, वही व्यक्ति अमीर माना जाता था। ऐसा नेहरू जी अपनी बेटी को बताते हैं। यहाँ
पत्र समाप्त होता है और अंत में वह अपनी लाडली बेटी को तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू ऐसा कहकर पत्र रुकवाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ द्वारा नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को आदिम युग से आधुनिक युग तक मनुष्य में किस तरह बदलाव आया है यह बताया है। खेती में जो बदलाव हुआ है उस बदलाव का यानी तब्दीलियों का हमें कुछ बातें समझानी चाहिए। धन्यवाद।